Hello students, today we are discussing about organization structure के बारे में. हमने लास्ट टाइम किया था डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. आज हम इसके टाइप्स करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा कितने टाइप का होता है? स्ट्रक्चर यानी कि जिस फ्रेम के अंदर हम काम करते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ, एक मोटिव के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक डायरेक्टिंग के साथ, एक कंट्रोलिंग के साथ हम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम सारा काम करते हैं. पहले स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं. हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है. तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? दिस स्ट्रक्चर शोज द authority and responsibility relationship between the people working at different job positions के अलग अलग पोजीशन पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे मैनेजर हैं या फॉरमैन हैं या वर्कर हैं या टॉप लेवल के हैं या मिडिल लेवल हैं. कह रहा है उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजीशन, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं. क्या कहा उसने? फिर देखते हैं. दिस स्ट्रक्चर शोज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब्स. अलग अलग लोगों के बीच में, जैसे मैनेजर की एक सीरीज है हमारी कंपनी के अंदर 10 मैनेजर अपॉइंट है, 10 मैनेजर काम करते हैं. उन 10 मैनेजरों के बीच में, उनके बीच में जो रिलेशन है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इट मीन्स दैट इज स्ट्रक्चर है हमारा. ये हमारा एक स्ट्रक्चर है कि हमारे यहाँ 10 मैनेजर अपॉइंट हैं. 10 मैनेजर्स का क्या काम है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी दे रखी है हमने, तो उनके बीच में जो रिलेशन है, इट मीन्स स्ट्रक्चर, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, परचेज का डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो सकता है, अच्छा कलेक्शन का डिपार्टमेंट हो सकता है, अच्छा जी, और एक्सपेंसेस से रिलेटेड रिकवरी और उनको काउंटेबिलिटी का हमारा डिपार्टमेंट हो सकता है. तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं. उन सभी में आपस में एक रिलेशन क्रिएट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल परचेज वाला पहले परचेज करेगा, उसके बाद ही सेल हो पाएगी, या परचेज रिटर्न हो जाएंगी या सेल्स रिटर्न हो जाएगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा. तो यही कह रहा है कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर तैयार करना है उनके रिलेशंस, उनके बीच में. फिर कहता है दिस स्ट्रक्चर मेक क्लियर हु इज रिपोर्टिंग टू हुम, किसको रिपोर्ट करना है, हु इज द बॉस कौन है, और हु इज द सबऑर्डिनेट, यानी कि सबऑर्डिनेट माने उसके अंडर में काम करने वाले को सबऑर्डिनेट बोलते हैं. तो ये हमें किसको रिपोर्ट करनी है, कौन बॉस है और कौन नौकर है, ये सारी बातें एक स्ट्रक्चर तैयार है. हम सभी के बीच में, काम करने वालों के बीच में एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है. वो स्ट्रक्चर हमारा 2 टाइप्स का है. 2 टाइप्स का स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर. इसकी डेफिनेशन है, इसके एडवांटेजेज हैं, डिसएडवांटेजेज हैं और सूटेबिलिटी है. इसके बाद मैं आपको सूटेबिलिटी बताऊंगा और उसके बाद हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे. पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. किसके बारे में? फंक्शनल स्ट्रक्चर. जैसे कोई भी फंक्शन, जो क्या कहा उसने कि कोई भी फंक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैनेजर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपने, एक हमारे सेम लेवल के जो एम्प्लॉय हैं, जैसे कि मैनेजर्स 10 मैनेजर हैं या 5 मैनेजर हैं, प्रोडक्शन है, सेल्स है, आपका रेवेन्यू है, या आपका परचेज डिपार्टमेंट है या कलेक्शन डिपार्टमेंट, जो भी उनके बीच में उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके बारे में उसने क्या कहा, उसको क्या इशारा कर रहा है? वो फंक्शनल स्ट्रक्चर. वो फंक्शन क्या कहता है? व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड, यानी कि वो ग्रुप कौन कौन क्या क्या काम करेगा, वो ग्रुप, जैसे कि परचेज वाला परचेज का काम करेगा, सेल वाला सेल्स का काम करेगा. व्हेन द एक्टिविटी जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और द जॉब, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर. उनके ग्रुप को माइंड में रखना, कि कौन क्या काम करेगा. जैसे इसने क्या कहा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है मैनेजर है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा. रिलेटेड टू सेल्स से रिलेटेड है, वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेगा. नेक्स्ट है
रिलेटेड टू परचेज, वो परचेज डिपार्टमेंट में काम करेगा। इसके बाद ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थी। इसके बाद इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, कुछ मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया आपको 5 डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, अच्छा परचेज, अच्छा रेवेन्यू, और उसके बाद कलेक्शन डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो उनके लिए जो हमने मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं, तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हमें मिल जाएगी उस चीज़ की। हम स्पेशल उसी चीज़ के लिए हम अपॉइंट कर रहे हैं उसको, किसको? मैनेजर को। उसके बाद प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट, आपस में हम अच्छा कंट्रोल भी रहेगा और आपस में अच्छा तालमेल रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। क्यों? परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है। परचेज वाला सेल्स को परेशान नहीं करेगा, सेल्स वाला परचेज को परेशान नहीं करेगा, तो सबका अपना अपना काम है। तो उसके बाद इससे उनके आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा और कंट्रोल रहेगा किस पे? ऑर्गेनाइजेशन पे। देखते हैं नंबर 3, इंक्रीजेज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जब हम स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, स्पेशल वर्क के लिए अलग अलग मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनमें एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? जो परचेज वाला है वो सिर्फ परचेज का काम देखेगा। इट मीन्स वो परचेज कहाँ से, कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करना है, वो सस्ता कहाँ से मिलेगा? सस्ता, चीप एंड बेस्ट। ये नहीं है सस्ता मिल जाए और ख़राब माल ले, ऐसा भी नहीं। आपको सस्ता भी देखना है और अच्छा भी माल देखना है। वो अलग अलग वेंडर को कॉल करेगा, अलग अलग वेंडर से कोटेशन मंगवाएगा परचेज वाला, और उसके बाद किसी एक को चुन के उससे माल परचेज कर लेगा। इट मीन्स इंक्रीज मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी हमारी, क्योंकि बार बार जब हम क्वालिटी को एक ही डिपार्टमेंट का हेड, यानी कि एक ही मैनेजर परचेज का, डिपार्टमेंट का मैनेजर परचेज को देखता रहेगा, तो वो रॉ मटेरियल को, क्वालिटी को पहचान पाएगा। वो देखते ही, मटेरियल को देखते ही बता देगा कि कौन सा अच्छा मटेरियल है, कौन सा बेकार मटेरियल है। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, नंबर 4, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। यानी कि जो डुप्लीकेशन, यानी कि सेम चीज, सेम काम को बार बार करने की रिपीटेशन चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे सेल्स का डिपार्टमेंट देखते हैं या परचेज का डिपार्टमेंट देखते हैं, जब हमने माल को बेच दिया है और एक वेंडर को, या हमने एक ही सप्लाई, एक ही किसी डेटर को हमने माल उधार बेच दिया है या कैश में बेच दिया है, तो उसका अगर हमने रिकॉर्डिंग कर ली है तो उसकी डुप्लीकेसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर है, तो वो अपने काम में परफेक्ट होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, तो वो हर एक चीज़ को ध्यान से करेगा। वो डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी कि हम एक ही नाम से 2 पार्टी को माल बेचते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर बेचेंगे तो हम उसको मेंशन करेंगे, मोहन पार्ट 1, मोहन पार्ट 2, कुछ ना कुछ हम उसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग देना भी आसान है और इफेक्टिव भी रहेगी। जैसे अगर हम 5 मैनेजर हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट हेड को। जैसे परचेज के डिपार्टमेंट को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसा माल खरीदना है, कच्चा माल कितने तरह का हो सकता है, और उसमें से आपको बेस्ट कौन सा चूज़ करना है। उस चीज़ की अगर हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो ईजी है, उसका है ईजी और इफेक्टिव रहती है वो ट्रेनिंग। नेक्स्ट, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, मतलब प्रॉपर अटेंशन दी जाती है। अगर परचेज है का परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर को अपॉइंट किया गया, तो परचेज का डिपार्टमेंट का मैनेजर परचेज पे पूरा फोकस करेगा, सेल वाला सेल पे फोकस करेगा और कलेक्शन वाला कलेक्शन पे फोकस करेगा। तो अटेंशन रहेगी डिफरेंट फंक्शंस पे, अलग अलग उनका माइंड मेकअप रहेगा, उनको फोकस रहेगा उस काम पे। उसके कुछ नुकसान भी हैं, उसके नुकसान है, डिसएडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारा ओवरऑल, जो हमारा मोटिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हम अपना गुड्स को प्रॉपरली बेचें और कस्टमर से
मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें और अच्छा प्रोडक्ट उनको दें। वो ओवरऑल ऑब्जेक्ट हासिल करने के बजाय हर मैनेजर अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाएगा। परचेज वाला कहेगा अगर मैं परचेज नहीं करूँगा तो सेल वाला माल को सेल कैसे कर पाएगा, और सेल वाला कहेगा अगर तू प्रोडक्शन और परचेज वाले को कि अगर तुम बना के रख दोगे कंपनी में माल, स्टॉक तैयार करके रख दिया और अगर हम बेचेंगे नहीं तो ये बिकेगा कैसे। तो हर डिपार्टमेंट वाला अपनी अपनी इम्पोर्टेंस दिखाएगा, जिसके कारण ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है वो भटक जाएगा, वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है। नंबर 2, प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हर एक डिपार्टमेंट का हर मैनेजर अपने आप को दिखाएगा तो उनमें आपस में तालमेल होना बहुत मुश्किल है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा, नंबर 3, इनफ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इनफ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जैसे कि वो कहेगा कि मैंने इतनी यूनिट बना दी, दूसरा कहेगा मैंने इतनी यूनिट सेल कर दी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी उनमें आपस में कुछ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, और फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो रिजिड रहेगी। इनफ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आपस में उनमें तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण कई बार हमें लॉसेस भी बियर करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल होगा तो मान लीजिए हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई हमने माल बना के रख दिया और नहीं बिक पा रहा है, परचेज वाले ने बना के रख दिया माल, तो हम सेल वाले को ये कह सकते हैं प्लीज़ जो पहले माल बना हुआ है उसको बिकवा दीजिए, हमने ये भूल से हमारे पास स्टॉक में रह गया था, आपके पास नहीं भिजवा पाए हम। और अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, तो वो परचेज वाला सेल वाले मैनेजर को माल नहीं बेच पाएगा, क्योंकि सेल वाला मना कर देगा। तो इसलिए हमें लॉसेस बियर करने पड़ेंगे, किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। इनफ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अपना जो हमें क्या, इट मीन्स अपना अपना बेनिफिट, उनमें हम आपस में झगड़ा रहता है, कलह रहता है कि भाई किसी का अपना बेनिफिट देखता है, परचेज वाला अपना बेनिफिट देखता है, सेल वाला अपना बेनिफिट देखता है, कलेक्शन वाला अपना बेनिफिट देखता है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही फिक्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ना ऑर्गेनाइजेशन में अगर माल नहीं बिक पाया या लॉसेस क्रिएट हो गए तो हम ना तो परचेज वाले को ब्लेम कर सकते प्रॉपर, ना सेल वाले को, ना कलेक्शन वाले को। इसलिए अकाउंटेबिलिटी हम जवाबदेही हम फिक्स नहीं कर पाते इसके अंदर, क्योंकि सबका अपना अपना सुपीरियरिटी होती है। सब हर एक कह देगा मेरे कारण थोड़ी ही माल मतलब बिकना बंद हुआ है, या दूसरा कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बना के रख दिया, वो उसने नहीं बेचा, आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी बड़ा मुश्किल हो जाती है, हम किसी को अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही कर पाएँ। तो ये थे हमारे। इसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा आपको। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।